आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र हैं जिनको प्राचीन इतिहास का पेपर देना है 2023 और 24 के सेशन में, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के सेकेंड प्रश्न पत्र यानी कि द्वितीय पेपर के बारे में पूरा का पूरा सिलेबस बताने वाले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रश्न कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये सब बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप सभी की जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर में आप जब जाएंगे, बीए पंचम सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट का आपको 2 पेपर देना होगा, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो। तो फर्स्ट पेपर के बारे में मैंने प्राचीन इतिहास का जो फर्स्ट पेपर था यानी कि उसका जो सिलेबस था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उसको मैंने कवर करा दिया है। वो आप वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे सेकेंड पेपर के बारे में, उसका सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूफ के तौर पर देख लीजिए, बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर आपका फिफ्थ हो गया। ठीक है, और सब्जेक्ट का नाम है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर। ठीक है, तो ये है आपका सब्जेक्ट का नाम और जो प्रश्न पत्र का नाम है, देखिए सिंपल सा हम आपको बता देने इसकी थोड़ा। एंशिएंट मतलब आप लोग प्राचीन, इंडियन का मतलब कि भारतीय, इतिहास का वो हिस्ट्री का मतलब इतिहास यानी कि भारतीय प्राचीन इतिहास। ठीक है, आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व शास्त्र। ठीक है, और एंड कल्चर के बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक है, संस्कृत। ये है आपका सब्जेक्ट का नाम। ये और ये जो प्रश्न पत्र है यानी कि पेपर जहाँ से प्रश्न आएंगे, ये है आपके प्रश्न पत्र का नाम, पेपर का नाम। ठीक है, ये लिखा है आर्कियोलॉजी, ठीक है, एपिग्राफी, पैलियोग्राफी, ठीक है, एंड नुमिस्मैटिक्स इन इंडिया। नुमिस्मैटिक्स इन इंडिया, इसका हिंदी में मतलब होता है पुरातत्व, पुरालेख और मुद्रा शास्त्र में भारत। ये है इसका हिंदी में अनुवाद या फिर इसका हिंदी में मतलब। ठीक है, हिंदी में सिलेबस का वो मतलब कि जो आपका प्रश्न पत्र उसका नाम। तो सारे प्रश्न आपके पुरातत्व से जुड़े होंगे, पुरालेख से जुड़े होंगे, ठीक है, मुद्रा शास्त्र से जुड़े होंगे, इन्हीं पे जुड़े होंगे जो कि इंडिया के हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में पूरा पूरा सिलेबस है। देखिए पूरा का पूरा सिलेबस हर सब्जेक्ट का आपका 8 यूनिट में डिवाइड है और 8 यूनिट हैं उसके समस्त उसके जो देखिए यहाँ पर ये यूनिट हैं 8 हैं और उसके सामने उसका सब मतलब कि टॉपिक्स हैं, टाइटल हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, और ख़ास बात यह है कि इन सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के सिलेबस को मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर रखा है। हिंदी में इसको सिलेबस को पूरा कर रखा ताकि आपको आसान भाषा में आप समझ सके और हम आपको समझा भी पाएँ। ठीक है, तो देखिए कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो सिलेबस देखिए पूरा का पूरा इंग्लिश में है, हर जगह है। यूनिवर्सिटी की ओर से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसके हिसाब से सब जगह इंग्लिश में, लेकिन कोई भी आपको हिंदी में नहीं बताता। हिंदी में सिर्फ हम आपको बताते हैं। ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो पहला यूनिट है, इसमें लिखा है कि पुरातत्व और अन्य विज्ञानों से इसका संबंध, मतलब पुरातत्व के बारे में कुल मिला के आपको बताना है और उसके जो अन्य विज्ञान हैं, ठीक है, उसके बीच इसका क्या संबंध है वो आपको बताना है। ठीक है, तो विज्ञानों में बहुत सारे आ जाएंगे, आपका अर्थशास्त्र आ गया, समाजशास्त्र आ गया, राजनीतिक शास्त्र आ गया। ठीक है, ये सब आपके विज्ञानी हैं एक तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं पुरातत्व के बारे में। तो पुरातत्व शास्त्र पहले जान लेते हैं कि पुरातत्व शास्त्र है वो क्या होता है। देखिए प्रश्न पत्र का नाम है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व शास्त्र। तो यह वह विज्ञान है यानी कि पुरातत्व शास्त्र वह विज्ञान है जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन व विश्लेषण करके मानव संस्कृति के विकासक्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। तो मतलब कि पुरातत्व शास्त्र वह विज्ञान है, ध्यान से समझिएगा, जो पुरानी वस्तुएं हैं यानी कि जो इतिहास की पुरानी वस्तुएं हैं, आज के 100 साल, 150 साल, 70 साल, 80 साल पहले की जो वस्तुएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और उसका मतलब डिटेल में विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, उसका अध्ययन करके उसको समझ के, ठीक है, विश्लेषण करके मानव संस्कृति के विकास क्रम को, यानी कि जो मानव था पहले का, ठीक है, उसकी जो संस्कृति थी, उसका जो कल्चर था, उसका जो विकास का क्रम था, यानी कि बच्चा मान लीजिए आज 1 साल का है, कल 2 का होगा, कल 4 का होगा, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होगा, 20 साल का होगा। फिर जब वो 20 साल का होगा तो वो पढ़ाई करेगा और कुछ अचीवमेंट करेगा, उसके अंदर कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें होंगी जिससे वो प्रेजेंट करेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को आज पढ़ा रहा हूँ, उस समय का मानव था, उसके पास कोई और अपनी जो मतलब कि उसके पास जो अपनी और नॉलेज रहा होगा। ठीक है, उसके पास कोई और तरीका रहा होगा। ठीक है, तो वो मानव संस्कृत हो गई। ठीक है, तो उसका जो विकास क्रम था उसको समझने एवं व्याख्या करने का कार्य करता है, यानी कि उसको समझने का कि उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है, और उसका अध्ययन कैसे हुआ, उसका जो व्याख्या करने का मतलब अच्छे से समझने का, डिस्क्राइब में समझने का
कार्य करता है पुरातत्व शास्त्र। ठीक है, तो कुल मिला के सिंपल शब्दों में जाने तो पुराशास्त्र वह है जो पुरानी वस्तुओं को अच्छे से अध्ययन करे, यानी कि पुराने वस्तुओं के बारे में जाने कि पुरानी जो वस्तुएं हैं वो क्या थी, कैसे थी, ठीक है, उनका यूज क्या था, जो कि खुदाई से मिलती थी। ठीक है, और ठीक है, तो मतलब उनका अध्ययन करके कि ये क्या चीज़ है, इसका क्या यूज है, ये कौन सी चीज़ है, और मानव संस्कृति के जो विकास क्रम है उसको समझने का और उसको व्याख्या करने का मुख्य कार्य था पुरातत्व शास्त्र का। तो ये रहा सिंपल सा परिचय, समझ में आ गया ना? ओके, अब पुरातत्व भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, तो पुरातत्व के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो पुरातत्व जो है ना वो भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन और हाल की मानव अतीत का अध्ययन है, यानी कि जो भौतिक चीज़ें हैं जो खुदाई के माध्यम से मिली हैं और जो पहले का इंसान था उसके अतीत का मतलब होता है बीता हुआ या भूतकाल, ठीक है, ये जो बदल चुका है, ठीक है, ये बीत चुका है, उसका अध्ययन, यानी कि मानव भी बीत चुका है पहले का, ठीक है, और जो पहले के जो भौतिक अवशेष थे वो भी बीत चुके हैं। ठीक है, तो उसी का अध्ययन होता है पुरातत्व। ठीक है, बहुत सालों पहले जीवाश्मों का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, पुरातत्व के माध्यम से। वर्तमान समय में 20वीं शताब्दी, ठीक है, सदी की इमारतों का अध्ययन कर सकते हैं पुरातत्व के माध्यम से। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा पुरातत्व के बारे में। बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, करीब करीब 20 से 25 नंबर के जो प्रश्न हैं वो पुरातत्व और पुरातत्व शास्त्र, पुरातत्व के अध्ययन से ही आएंगे, कम से कम 20 से 25 नंबर, क्योंकि यही सिलेबस का नाम है, इसीलिए मैंने इस पर ज़्यादा टाइम दिया और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, 20 से 25 नंबर आपको पक्के करना है, तो पुरातत्व के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 100% 20 नंबर से कम प्रश्न नहीं आएंगे पुरातत्व से जुड़े। अब अगला यूनिट है, ध्यान सुनेंगे, अगला यूनिट है आपका प्रागैतिहासिक एवं आद्य इतिहास की अवधारणा। ठीक है, और उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही टॉप लेवल का टॉपिक ये भी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इससे पहले इसका मैं आपको थोड़ा बताऊं, इससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा। फर्स्ट यूनिट में थोड़ा रह गया है जो कि मैं आपको इसको भी बता दे रहा हूँ, यही यूनिट कि भारत में पुरातत्व के अध्ययन की शुरुआत के बारे में। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, भारत में पुरातत्व के अध्ययन की शुरुआत के बारे में 1784 से, ध्यान से सुनेंगे, 1784 से कब तक, 1861, ठीक है, तक भारत में पुरातत्व और ऐतिहासिक गतिविधियों पर विलियम्स जोन्स, जो कि प्रमुख इतिहासकार थे, ठीक है, विलियम जोन्स के प्रयासों से शुरू हुई, जिन्होंने 15 जनवरी 1784 को कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी बनाने के लिए पुरातत्वविदों के समूह को एक साथ रखा। तो ये रहा सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई थी पुरातत्व की, वो किसके माध्यम से हुई थी और कहाँ हुई थी, किस सन में हुई थी, उसका परिचय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना क्योंकि ये प्लस पॉइंट है आप सभी के लिए। ओके, उसके बाद आ जाएंगे मेन पॉइंट पे, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको हम जब क्वेश्चन आंसर वाले सीरीज आएगी तो उसमें क्लियर कराएंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक पॉइंट और है ठीक है, पाषाण युग से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, भारत में इसके विस्तार के बारे में। पाषाण, देखिए यहाँ पर पाषाण युग है, यहाँ पर पूरा पाषाण है, ठीक है, यहाँ पर मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, तो इन सभी से जुड़े क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो प्रागैतिहासिक एवं आद्य इतिहास की अवधारणा के बारे में परिचय है, तो जो प्रागैतिहासिक काल, जो प्रागैतिहासिक है ये एक काल है, समय है, ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी प्रात्यविक स्रोतों से प्राप्त होती है। इस समय में या फिर इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप से प्राप्त नहीं हुई है। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं, याद रखेंगे, प्रस्तर युग भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का युग, यानी इतिहास के पहले का जो युग था उसे हम प्रागैतिहासिक युग या फिर काल कहेंगे। इसका कोई लिखित रूप से प्रमाण नहीं है या फिर लिखित रूप से इस इतिहास की जानकारी नहीं है। इस पॉइंट को प्राप्त कर लीजिए आप। ठीक है, ओके। अब भाई पाषाण युग के बारे में जाते हैं। भाई पाषाण युग क्या था भाई? तो पाषाण, ध्यान सुनेंगे, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन एक एक पॉइंट हम आपको कवर कराएंगे, जैसा आप समय देंगे उस हिसाब की आपकी हेल्प मिलेगी। ठीक है, मतलब कि अगर आप ये वीडियो ध्यान से समझ लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा प्रश्न कौन से आएंगे, कहाँ से आएंगे, किस प्रकार के आएंगे,
मुश्किल से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के अंदर की वीडियो रहती है और आपको पूरी जानकारी दे देती कि आपके सिलेबस में आपके जो परीक्षा होगा उसमें कहाँ से प्रश्न आएंगे। ठीक है, बाकी बहुत सारे छात्र जो वीडियो को इग्नोर करके चले जाते हैं तो उनकी इच्छा है। ठीक है, पाषाण युग। पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। यानी कहने का मतलब ये है, जो पाषाण युग था वो समय है या फिर वह काल है जब जो मनुष्य का जीवन था वो पत्थरों पर ज़्यादा आश्रित था, यानी कि उस पर डिपेंडेंट थे। ठीक है, पत्थरों पर अधिक आश्रित थे। ठीक है, भरोसा करते थे या फिर वही माध्यम था। उदाहरण के लिए पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि। तो पत्थरों पर अधिक आश्रित रहते थे, पत्थरों पर अधिक डिपेंड रहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि पत्थरों से वो अपना शिकार करते थे, यानी किसी को मारना हुआ। पहले आप लोग जानते हैं कि लोग जीवों को खा जाते थे क्योंकि भोजन के लिए उनके पास पर्याप्त, ये जो आज खाना चल रहा है, भोजन चल रहा है, ये उनके पास होता नहीं था। ठीक है, तो वो पत्थरों से शिकार करते थे और पत्थरों की गुफा बना के उसमें रहते थे। क्या है, पत्थरों की गुफा बना के उसमें शरण लेते थे, यानी कि सोते थे, बैठते थे, अपना रहन सहन था। और पत्थरों से ही आग पैदा करते थे। आपने सुना होगा ना, इतिहास में पढ़ा होगा, तो पत्थर से सबसे पहले यहीं से स्टार्टिंग हुई, पत्थर से आग निकाली गई। फिर आपके ज़माने में अब इस समय माचिस है, लाइटर है, बहुत सारे माध्यम हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पत्थरों से आग पैदा की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इस प्रकार आप छोटा सा परिचय लिखेंगे पाषाण युग के बारे में। बाकी हम आपको और अच्छे से समझाएंगे जब आपको क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज आएगी तो। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे कौन से मतलब कि पॉइंट की ओर। ये पॉइंट आपका आ जाएगा पूरा पाषाण युग। ठीक है, तो पूरा पाषाण युग के पश्चात मध्यकाल आया, जिसे उत्तरीय प्रस्तर काल भी कहा जाता है, जो लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व तक चला। मध्य पाषाण काल में पत्थर के बहुत छोटे औजार थे। मध्य पाषाण काल के प्रमुख औजार फलक, पाइंट, खुरचन, उत्कीर्णक, चंद्राकार, त्रिभुजाकार, वेधनी जैसी कई सूक्ष्म पाषाण उपकरण थे। ये थे औजार। ठीक है, जिनके बारे में आपको पिक्चर, यानी कि इन सभी की फ़ोटो दिखाई जाएगी, जैसे फलक की, खुरचन की, उत्कीर्ण की, चंद्राकार की, तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि कौन से औजार थे, लेकिन नाम आपने जाना। ठीक है, तो ये है आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है, ये दोनों सिमिलर है, मतलब कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो हमने यहाँ पर परिचय आपको दिया है मध्य पाषाण काल का। ठीक है, क्योंकि पूरा पाषाण काल जो है ना, वो मैंने आपको ऊपर ही थोड़ा बहुत बता ही दिया इसमें। ठीक है, तो ये मध्यकाल के बारे में परिचय हुआ। ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाएगा नव पाषाण काल। ठीक है, अभी जो परिचय हमने आपको दिया है वो मध्य काल का है, गलती से हमने आपको पूरा पाषाण बता दिया। ठीक है, क्योंकि पूरा पाषाण के बाद ही आता है ये मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर करिए। पूरा पाषाण के बारे में दोनों से सिमिलर ही हैं, इनको हम आने वाले वीडियो में कवर करा देंगे आपको। ठीक है, समय ज़्यादा है नहीं तो आपको जल्दी बताना है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है वो हम आपको कवर करा रहे हैं। नव पाषाण काल, भाई नव पाषाण युग की जो शुरुआत है, ठीक है, नव पाषाण युग की शुरुआत का काल पूरे विश्व में एक समान नहीं है, मतलब कि सभी लोग इसका अलग अलग समय सीमा मानते हैं। ठीक है, एक साथ नहीं है। वैश्विक स्तर पर नव पाषाण काल की शुरुआत जो है वो 9,000, ठीक है, 9,000, ठीक है, मतलब कि आपका जो ईस्वी बोलते हैं, ठीक है, ईस्वी के आसपास माना जाता है। भारत में इसका काल की शुरुआत 6,000 ठीक है, आपका ये ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। हालांकि कुछ नवपाषाणिक स्थल का काल 2500 ईस्वी पूर्व है। दक्षिण भारत में इसे 1,000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो ये रहा इसका सिंपल सा परिचय, छोटा सा परिचय। बाकी इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा परिचय जाने रहेंगे तो आपको आसानी होगी। ओके, अब आ जाएगा यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में है ताम्र पाषाणिक संस्कृत और तांबे के भंडार के बारे में। ठीक है, तो इसका सिंपल सा अर्थ हुआ
ध्यान से भी उत्तर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, कई संस्कृतियों तांबे और पत्थरों के औजार के उपयोग पर आधारित थी। जैसा कि नाम से संकेत मिलता है, ताम्र प्रसारण काल। ठीक है, ताम्र प्रसारण काल का मतलब यह हुआ कि हर जो सिस्टम है वो तांबे से बना हुआ। ठीक है, और ताम्र प्रसारण काल के दौरान धातु और पत्थर दोनों का उपयोग दैनिक जीवन में उपकरणों के लिए या फिर उपकरणों के निर्माण के लिए किया जाता था। ताम्र प्रसारण संस्कृतियों के ठीक है, कांस्य युग की हड़प्पा संस्कृति का अनुसरण किया है। तो ये इसका सिंपल सा छोटा सा परिचय। बाकी अगला पॉइंट यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे? तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर थे, पहला तो हड़प्पा ही था, दूसरा मोहनजोदड़ो था, तीसरा कालीबंगा था, और चौथा आपका लोथल था, पांचवा आपका धोलावीरा था, और राखीगढ़ी। ठीक है, ये प्रमुख इसके नगर थे। ओके, यूनिट नंबर 5 आपका आ जाएगा। यूनिट नंबर 5 में लोहे के फाच्य एवं ऐतिहासिक उपयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आने वाले दिनों हम आपको कवर कराएंगे। ठीक है, और अगला यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखेंगे। लिखिए, ठीक है, प्राचीन भारत में मिट्टी के बर्तन के बारे में आएगा। तो प्राचीन भारत में जो मिट्टी के बर्तन थे वो OCP, PGW, NBPW इनसे सबसे संबंधित थे। ठीक है, इनके थे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा परिचय OCP के बारे में, PGW के बारे में, NBW के बारे में कि है क्या। ठीक है, ध्यान से सुनिए आप लोग। ताम्रकाल में निर्मित पीले रंग के मृदभांड को, भाई ताम्रकाल जो था उसमें जो निर्मित थे पीले रंग के मृदभांड, उनको हम कहते थे OCP। ठीक है, ओके। हड़प्पा काल के काले व लाल मृदभांड को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? BRW। ठीक है, जो कि इसमें है नहीं। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल के चित्रित धूसर मृदभांड को कहा जाता था PGW। ठीक है, और PGW उत्तरी काले मृदभांड को कहा जाता था NBPW से मौर्य काल की पहचान की जाती है। ठीक है, NBPW से। तो ये रहा इनके बारे में परिचय। ठीक है, अब आ जाएंगे यूनिट नंबर 5 की ओर। यूनिट नंबर 5 में भारत के विकास और प्रारंभिक लिपियों के बारे में। तो भारत की 2 प्राचीन लिपियां हैं, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, उसके बारे में अच्छे से परिचय हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, और भारत के प्रमुख शिलालेख हैं जैसे कि अशोक के अभिलेख, ठीक है, महरौली शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख, नासिक शिलालेख, नानाघाट शिलालेख, नासिक शिलालेख, ये हैं कुछ भारत के प्रमुख शिलालेख। हालांकि बहुत सारे हैं लेकिन हम आपको ज़्यादा नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए। अगला है कि अशोक का दूसरा शिलालेख। ठीक है, तो अशोक का दूसरा शिलालेख के बारे में बताना और साथ साथ में अशोक का 13वां शिलालेख के बारे में बताना है। ठीक है, तो दूसरा शिलालेख महत्वपूर्ण है, इसको मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। अशोक जो थे ना, वो दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु दूतों, प्रचारकों और विदेशों में भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखाया जहाँ दूत भेजे थे, यानी कुल मिला के अपने प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, अपने जो प्रचार थे प्रसार के लिए बौद्ध धर्म के, उसके लिए अपने जो दूत थे उनको भेजते थे। ठीक है, और उसने मतलब कि जिन मतलब देशों में उनका मतलब भेजा है और देशों का नाम लिखवाया जहाँ दूत भेजे थे, यानी कि जहाँ जहाँ पर उन्होंने दूत भेजे उनका वहाँ पर उस देश का नाम भी लिखवाया है, इसलिए वो दूसरे शिलालेख के नाम से जानता है। बस इस छोटा सा परिचय यही है, और बाकी डिटेल में क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में हम आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला है कि रुद्रदामन जूनागढ़ शिलालेख के बारे में, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्राप्त के बारे में, कुमार गुप्ता और मंदसौर शिलालेख क्या है इनके बारे में पढ़ना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अगला यूनिट नंबर 6 है, इसमें भारत में सिक्का प्रचलन का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, वो आपको बताना, भारत में जो सिक्का क्वाइंस चलते हैं इसके बारे में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण हाई लेवल का टॉपिक है। ठीक है, तो भारत में धातु के सिक्के सर्वप्रथम गौतम बुद्ध के समय में प्रचलन में आए हैं, जिसका समय 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। बौद्ध के समय में पाए गए सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। तो ये है सिंपल सा उसका परिचय। उसके बाद पंचमार्क सिक्के कौन से हैं, मौर्य सिक्का प्रणाली के बारे में बताइए। उसके बाद यूनिट नंबर 7 में आपका आ जाएगा इंडो ग्रीक सिक्के क्या हैं, कुषाण का सिक्का क्या है, गुप्ता के सिक्का क्या है, सिक्के क्या हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, साहब के सिक्के यानी रुपये, जो आप लोग आज समझते हैं रुपये, उसी का मतलब पहले सिक्का चला था। ठीक है, यूनिट नंबर 8 में इतिहास के अध्ययन के शिलालेख एवं सिक्कों का महत्व, मतलब कि इतिहास का जो महत्व है। ठीक है,
मतलब कि इतिहास के जो शिलालेख हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा, कौन कौन से शिलालेख हैं, उनका क्या यूज है, वो किस चीज़ के लिए बनाए गए थे, किस चीज़ क्या यूज है उनका, और जो सिक्के थे उनका क्या महत्व था, ठीक है, इतिहास में, वो आपको बताना पड़ेगा। तो यूनिट नंबर 8 में ये है। तो यहाँ पर कवर हो गए हैं पूरे के पूरे 8 यूनिट। और अगर आप ये पूरी की पूरी PDF चाहते हैं हिंदी वाली आपके सिलेबस की, तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। और आप मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।